हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है एक सारी राइट। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज, तो याद रखिएगा। आज हम एक सारी का थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएंगे, सिंपल प्रिपरेशन करके बताएंगे, फिर हम टेस्ट प्रोसीजर बताएंगे। तो तीन टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, मोस्टली चर्चा करने वाले हैं राइट। अगर कोल या सीमेंट के बेस में बात करते हैं तो इसका रूल की बात करते हैं। सबसे पहले हम अगर इसका रूल का बात करेंगे तो हमारे पास रूल क्या हो जाएगा, IS 3535 होगा। इसको याद रखिएगा। अगर मैं सीमेंट के बारे में बात करता हूँ, एक सारे सीमेंट का निकालना है तो मेरे को क्या करना होगा, IS 3535 फॉलो करना पड़ेगा राइट। अब एक सारे का हम बात करते हैं, एक सारे का फुल फॉर्म होता क्या है, याद रखिएगा। हमारे पास एक वर्ड है एक सारे राइट। अब इसका फुल फॉर्म होता क्या है, तो हमारे पास हो जाएगा एक्सरे, याद रखिएगा, एक्सरे फ्लोरोसेंस, याद रखिएगा। इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है एक्सरे फ्लोरोसेंस राइट। अब हम क्या करते हैं, इस मशीन की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी सिंबल का, जैसे हमारे पास कोल हो गया या सीमेंट हो गया या अदर और हमारे पास कोई भी हो जाएगा, मेटल का है, कुछ भी है हमारे पास सिंबल, उसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं, इस मशीन का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। या उस सिंपल में जो हम सिंपल एनालिसिस के लिए लिए हैं उसमें कौन कौन सा एलिमेंट का कंपोजिशन है, ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सआरएफ करते हैं। जनरली क्या होता है, हम कोई भी सिंपल लेते हैं, चाहे कोल का हो चाहे सीमेंट का हो, याद रखिएगा। तो ये क्या होता है, खुद के सिंपल का ये खुद से क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है, याद रखिएगा। क्या करता है, खुद से रेडिएशन एमिट करता है। अब जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें इसी इमिटेशन की वजह से क्या होता है, इसमें हम एलिमेंट का पता लगा पाते हैं। याद रखिएगा, जिस प्रकार हम क्या करते हैं, रेडिएशन हमारे पास क्या होता है, रेडियम होता है, रेडियम होता है। उस रेडियम में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टार्च जलाते हैं रात को समय में, तो क्या होता है, वो चमकने लगता है। चमकता क्यों है, क्योंकि जब हम टार्च चलाते हैं तो क्या होता है, वो उसका एनर्जी एक्साइटेड हो जाता है। जब एनर्जी एक्साइटेड हो जाता है तो क्या होता है, अपना कक्षक या अपना ऑर्बिटल को छोड़ देता है और दूसरे ऑर्बिटल में चला जाता है। जैसे आप अपने हाथ को अभी ठंड के समय में आप क्या करोगे, रगड़ोगे तो क्या होता है, ये गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है, क्योंकि इसके जो हमारे पास एनर्जी है, वो एनर्जी क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और जो मॉलिक्यूल है या इलेक्ट्रॉन है वो अपने कक्षक से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हाथ हीट हो जाता है, जो पंजा है वो। अब धीरे धीरे क्या होता है, जब एनर्जी कम हो जाता है तो ये हाथ ठंडा हो जाता है, क्योंकि सब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने कक्षक में आके वापस आ जाते हैं राइट। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, कोई भी सिंपल लिए हैं, इसमें वो सिंपल खुद के रेडिएशन से एमिट होता है। एमिट होने के बाद हम पता लगा पाते हैं कि उस एमिटेशन से ही हम पता लगा पाते हैं कि इस जो सिंपल जिस सीमेंट या कोल का हम लिए हैं उसमें कौन कौन से हमारे पास क्या हो जाएगा, एलिमेंट है, या एलिमेंट का हमारे पास कौन कौन सा कंपोजिशन है। याद रखिएगा, अगर आप कोल का लेते हो तो कोल में क्या क्या आपके पास रहता है, इसको सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। मान लो मेजर हमारे पास रहता है कार्बन, सल्फर, फिर हमारे पास नाइट्रोजन, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। याद रखिएगा, एक सारे नोट डाउन करिएगा। एक सारे में हम जहां तक मैं एनालिसिस हम देखे हैं उस मशीन में 1 से लेकर 5 तक के जो एलिमेंट रहता है उसका डिटेक्शन नहीं कर पाता है। मतलब हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, बेरिलियम, बोरान, 5 को क्या करता है, वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। कहीं कहीं पे तो 6 होता है, लेकिन वो मोस्टली 5 को क्या करता है, डिटेक्ट नहीं कर पाता है। और उसके बाद से वो क्या करता है, कोई भी एलिमेंट को डिटेक्ट कर पाता है राइट। तो जैसे मेरे पास कोल है तो कोल का ये कंपोजिशन रहेगा, इसको याद रखिएगा। जैसे मैं सीमेंट लेता हूं तो सीमेंट में मेरे पास 6 कंपोजिशन रहता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। ये तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। लेकिन एलिमेंट का मैं बात किया हूं ना, तो सिलिका हो जाएगा, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम ऑक्साइड बस रहेगा, याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में रहता है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सीमेंट का हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोल का। ये इस प्रकार से आपको क्या दिखेगा, उसमें कंपोजिशन दिखेगा एलिमेंट का, एक नहीं है, एक से ज्यादा है। और ये पूरा याद रखिएगा, कंपोजिशन अपने आप में 100% होता है, इसको याद रखिएगा। मान लो मेरे पास कार्बन 90 हो गया, तो ये हमारे पास नाइट्रोजन सल्फर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, अगर देखते हैं तो वो भी 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन का देखते हैं तो 7 हो गया, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 100 हो गया। इस प्रकार से आपको कंपोजिशन भी 100 देखने को मिलता है, याद रखिएगा। जनरली क्या होता है, हम क्या करते हैं, कोई भी कोल या कोई भी सिंपल लेते हैं, ठीक है। कोल या सीमेंट का हम सिंपल लेते हैं। अब सिंपल हमारे पास ये पार्ट क्या हो गया, सिंपल हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसमें एक्सरे में क्या करता हूं, इसमें एक्सरे अप्लाई करता हूं। जब एक्सरे अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इसमें इमिटेशन होता है, रेडिएशन होता है। अब रेडिएशन होता है तो इसमें याद रखिएगा हमारे पास क्या होता है, इस प्रकार से मॉलिक्यूल आपस में इलेक्ट्रॉन में रहता है राइट। अब ये लोअर एनर्जी है, याद रखिएगा, ये जो लोअर इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है, ये निकल जाता है। अब ये जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास ये
एक रूम है, ठीक है, एक रूम है और ये कहीं बीच में फंसा हुआ है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। अब दोनों बीच में है तब तो बहुत स्टेबल है, अगर मैं एक को निकाल देता हूं तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। इसी तरह पूरा क्या हो जाएगा, वो झुक जाएगा। मतलब इसमें स्टेबल बनाने के लिए मेरे को दोनों जरूरी है। उसी प्रकार यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है या एक हमारे पास एलिमेंट निकलता है तो क्या पूरा हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। जब अनस्टेबल हो गया, ये लोअर है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हायर एनर्जी या हायर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इसको क्या करेगा, वो फुलफिल करने के लिए क्या करता है, वो यहाँ पे आता है, आके क्या करता है, उसको फुलफिल करता है। जब हायर एनर्जी है, अब हायर से लो आएगा तो उसको अपना एनर्जी लॉस करना पड़ेगा, याद रखिएगा, अपना एनर्जी लॉस करता है। अब लॉस करके क्या आता है, नीचे आता है, याद रखिएगा। उसी दौरान हमारा क्या होता है, एनर्जी लॉस करता है कि कितना एनर्जी लॉस किया है हाई से लो आने में, वो क्या होता है, वही हमारा सेकेंडरी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सरे हो जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सरे बोलते हैं कि कितना वो क्या किया है, एनर्जी को लॉस किया है। तो हमारे पास इसी के दौरान हमको एक ग्राफ मिलता है, याद रखिएगा। इस हमारे पास रहता है एक इंटेंसिटी का, याद रखिएगा, इंटेंसिटी का और एनर्जी का दो हमको ग्राफ देखने को मिलता है कि ग्राफ दिखा और उस आने में एनर्जी केवल दिखता है। अब ग्राफ मान लो मेरे पास इस प्रकार से ग्राफ रहेगा, मान लो मैं कोल का देखता हूँ तो ये कार्बन का हो गया, राइट, इस प्रकार से फिर नाइट्रोजन का हो जाएगा, सल्फर का हो जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन का हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन का हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे को क्या दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है। उस ग्राफ को मैं अगर देखता हूँ उसका एरिया कितना है, पीक एरिया कितना है, उस एरिया को मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ। उसके बाद मेरे को परसेंटेज दिखता है, हाँ भाई अगर कोल का है तो कार्बन का इतना हो गया, सल्फर का इतना हो गया, नाइट्रोजन का इतना हो गया, ऑक्सीजन का इतना हो गया। फिर हम इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, एक ग्राफ बनता है, याद रखिएगा, राइट। जब स्पेक्ट्रम का एक ग्राफ बन गया, वो ग्राफ किसके बीच बनता है, एनर्जी और इमिटेशन इंटेंसिटी के बीच, याद रखिएगा। तो ये पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन है किसका, एक्सरे फ्लोरोसेंस का, राइट। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका पहला टॉपिक खत्म हो गया, राइट। अब दूसरा टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगर आपको सीमेंट या कोल का सैंपल लेना है तो उसके लिए आपको रेफरेंस लेना है IS 3535 को, बार बार याद रखिएगा। टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, सैंपल प्रिपरेशन। अब इसके लिए हम करते क्या है, याद रखिएगा, जनरली हम 100 ग्राम सैंपल लेते हैं, चाहे वो कोल का हो या हमारे पास क्या हो, सीमेंट का हो, दोनों में से एक किसी सैंपल को हम जिसका एनालिसिस करना है। सीमेंट के लिए बात करते हैं तो अगर सीमेंट सैंपल लेना है तो आपको याद रखिएगा IS 3535 के हिसाब से आपको काम करना होगा, राइट। अगर कोल लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, सीमेंट लेना है तो आपको क्या करना होगा, IS 3535 फॉलो करना पड़ेगा। लेते हैं, लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसको याद रखिएगा 20 माइक्रोन, ठीक है, 20 माइक्रोन तक के हम क्या करते हैं, इसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड मतलब सीव करते हैं, सीव कर दिए। अब जो सीव है उसको हमारे पास एक खलबट्टा जैसे वहां रहता है, उसमें हमको क्या करना है, उसको क्रश करना है। क्रश करने के बाद हम क्या करते हैं, पूरा 20 mm में फिर से हम क्या कराते हैं, पूरा पास कराते हैं। जब 20 माइक्रोन में पास हो गया उसके बाद क्या करते हैं, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद क्या करते हैं, एक हमारे पास स्टील का, याद रखिएगा, स्टील का हमारे पास क्या रहता है, एक डिश रहता है, ठीक, डिश रहता है, लगभग ये रहता है 50 mm डाया का, ठीक। ये डिश हमारे पास कितना रहता है, 50 mm डायक रहता है। इसमें हम क्या करते हैं, लगभग याद रखिएगा 15 से 20 ग्राम हम क्या करते हैं, इसमें सैंपल डालते हैं। सैंपल डाल दिए। अब डालने के बाद क्या करते हैं, इसको अच्छे से हम सेटल डाउन करते हैं। सेटल डाउन हो गया, अच्छे से कर देते हैं ताकि उसका क्या हो जाए, पूरा बेस एक इक्वल हो जाए। फिर हम क्या करते हैं, प्रेस मशीन में हमारे पास क्या रहता है, एक सैंपल को प्रेस करने के लिए हमारे पास एक प्रेस मशीन रहता है। इस प्रेस मशीन में हम क्या करते हैं, इसके नीचे में जो रख देते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, अच्छे से इसको हम नीचे को मशीन को अच्छे से दबाते हैं ताकि वो क्या हो जाता है, सैंपल पूरा प्रेस हो जाता है और सैंपल फ्रीज हो जाता है, मतलब जम जाता है, ठीक। जैसे ईंटे के, जैसे हम गांव में देखे होंगे, ईंटा बनाने वाले जो सांचे में डालते हैं ईंटा को, तो एकदम क्या हो जाता है, लेवल हो जाता है, राइट। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये पूरा लेवल हो गया। लेवल होने के बाद क्या करते हैं, अब इसको हम, हमारे पास सैंपल प्रिपेयर हो गया, अब हम इसका टेस्ट करने के लिए रेडी है, राइट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, हम जो मशीन में कैसे रन करते हैं उसके बता रहे हैं, राइट। क्या करते हैं, याद रखिएगा, पूरा जितना भी मशीन रहेगा सबको हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक, कंप्यूटर तो जरूरी ही है। फिर हम क्या करते हैं, जो एक सारे मशीन है इसको, फिर हमारे पास क्या है, स्टेबलाइजर है, और हमारे पास क्या है, चिलर है। ये चारों को हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं। याद रखिएगा, सबको हम क्या करते हैं, ऑन कर दें। ऑन करने के बाद हम क्या करते हैं, ये कंप्यूटर में जाते हैं, याद रखिएगा। इस कंप्यूटर में जाने के बाद हम क्या करते हैं, एक सारे का हमारे पास क्या रहेगा, एक सॉफ्टवेयर रहेगा। एक सारे का हमारे पास क्या रहेगा, सॉफ्टवेयर रहेगा। इस सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या हो जाएगा, ZSX
इस नाम से हमारे पास क्या रहेगा, सॉफ्टवेयर रहेगा। इसमें हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, याद रखिएगा। इसमें हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक हो गया, याद रखिएगा। जब डबल क्लिक हो गया उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा देर के लिए रुकना है। क्यों रुकते हैं, क्योंकि इसका फिर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। याद रखिएगा क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तब तक आपको क्या करना है, रुकना है। जब पूरा टेम्परेचर बढ़ गया फिर आप इसी में सॉफ्टवेयर में जाके क्या करना है, क्लिक करना है। तब क्या हो जाएगा, हम फिर से, याद रखिएगा, इसी में हम फिर से क्लिक करते हैं। दोबारा क्लिक कर दिए। अब क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ओपन होगा। याद रखिएगा जब ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, ये स्टेबल होगा, एडजस्टमेंट होगा। याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा, मशीन एडजस्ट होगा। ठीक, मशीन क्या होगा, एडजस्ट होगा। अब मशीन को एडजस्ट होने के लिए हमको फिर से 5-10 मिनट रुकना पड़ेगा। याद रखिएगा जब 5-10 मिनट बाद एडजस्ट हो गया फिर याद रखिएगा आपको क्या करना होगा, हमारे पास एक होता है एपीएच। ठीक है, जब मशीन एडजस्ट हो गया उसके बाद हम क्या जाते हैं, एजिंग पीएच। पीएच में होता है पल्स हाइट एनालिसिस। याद रखिएगा पल्स हाइट एनालिसिस, एजिंग। फिर हमारे पास पल्स में जाते हैं। पल्स में जाते हैं तो पल्स का मतलब क्या होता है, हमारे पास होता है पल्स हाइट एनालिसिस, राइट। इसमें जाते हैं तो इसमें जाने के बाद क्या होता है, वो जो हमारे पास मेथड रहता है, मेथड को क्या करता है, सेलेक्ट करता है। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, फिर हम एनालिसिस में, याद रखिएगा उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, एनालिसिस में हम जाते हैं। ठीक है, जाते हैं तो याद रखिएगा हम एनालिसिस में जाते हैं। अब एनालिसिस में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें एनालिसिस में जाने के बाद हमको सिंपल डालना है। याद रखिएगा सिंपल डाल दिए। अब सिंपल डालने के लिए हमारे पास जैसे ये ऑटोमेटिक रहता है, याद रखिएगा सिंपल डाल दिए तो इस प्रकार से इसमें रो बना रहता है। याद रखिएगा तो 1 2 3 4 ऐसा करके 5 6 7 8 ऐसा इस प्रकार से इसमें ये गोला गोला सा रहेगा। इसी में आपको क्या करना होगा, सिंपल रखना होगा। तो याद रखिएगा पहला में आपको क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस सिंपल डालना है। फिर दूसरा में मान लो आप ए डाल दिए, दूसरा फिर तीसरा में बी डाल दिए, चौथा में क्या डाल दिए, सी डाल दिए, राइट। अब यहाँ पे क्या करना होगा, जहाँ सिंपल में आपको नाम डालना होगा। पहला में तो आप रेफरेंस डाल दिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरा में आपको ए डालना है, ए डाल दिए, ठीक। फिर उसका ए का वेट कितना है वो डालना है, मतलब सिंपल आईडी प्लस वेट दोनों डालना है। फिर मैं डाल दिया, फिर सी का मैं डालता हूं, फिर मैं क्या डालता हूं, डी का डालता हूं कि मेरे पास सिंपल नाम क्या है, वेट क्या है, राइट। क्योंकि इसमें ऑटो क्या रहता है, ऑटो सिंपलर रहता है। जैसे सिंपल एनालिसिस हुआ फिर वो मैं जहां यहाँ पे कमांड दिया हूं, एनालिसिस किया, फिर उसको उठाएगा, फिर वो ले जाएगा एनालिसिस के लिए। फिर अगर 2 हो गए तो तीसरा को उठा के ले जाएगा एनालिसिस के लिए। मतलब हमको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक मशीन है वो। जैसे आप एचपीएलसी में देखे होंगे, हमने मान लो देखे हैं कि एक बार में हम 100 वायर डाल देते हैं, नंबर डाल देते हैं, वो अपने हिसाब से उठाता है, एनालिसिस करता है, हमको रिजल्ट देता है। उसी प्रकार मैंने हर एक जो सिंपल रेट मैं डाला हूं हिसाब से नाम डाल दिया, वेट डाल दिया, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो उसी का रहेगा, राइट। जब पूरा एनालिसिस हो गया तो हम क्या करते हैं, पूरा सेव कर देते हैं, फाइल में जाते हैं। फाइल में जाने के बाद हम सॉफ्टवेयर से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद क्या करते हैं, जितना भी मशीन हम चालू किए थे उसको सबको बंद करना है। क्योंकि क्या होता है, एक सारे बहुत ज्यादा बिजली का खपत करता है। पूरा अगर आप करोगे तो एक लैब का पूरा बिजली बंद करके आपको क्या करना होगा, केवल एक सारे चलाना होगा। तो आपको चिलर, स्टेबलाइजर, मशीन, कंप्यूटर सबको बंद करना होता है, राइट। तो ये पूरा प्रोसीजर किसका है, एक सारे का। मैं एक बार थोड़ा क्विकली रिजल्ट करा देता हूँ ताकि आपको इसी वीडियो में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट। तो जनरली हमारे पास एक तारीफ होता क्या है, इसमें हम एलिमेंट कंप्लेक्सिटी हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एलिमेंट का कंपोजिशन का पता लगाते हैं, राइट। तो इसमें होता क्या है, कोई भी सिंपल है जैसे कोल है या हमारे पास क्या है, सीमेंट है, वो खुद का सिंपल का रेडिएशन एमिट कराता है। याद रखिएगा जब एमिट होता है उसी एमिटेशन से हम पता लगाते हैं कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट हो सकता है। याद रखिएगा जैसे कोल है तो उसमें कोल में याद रखिएगा कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। याद रखिएगा एक सारे 1 से लेकर 5 तक के एलिमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, उसके बाद का वो एलिमेंट को डिटेक्ट कर पाता है। याद रखिएगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, कोई भी सिंपल को हम वहां पे एनालिसिस के लिए रखते हैं तो क्या होता है, हमारे पास एक एनर्जी ग्राफ बनता है। एनर्जी ग्राफ बनता है तो क्या होता है, उसमें लोअर एनर्जी रहता है, लोअर एनर्जी उसमें से निकल जाता है। तो लोअर एनर्जी निकलता है तो उसमें वो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल हो गया। अब अनस्टेबिलिटी को हायर एनर्जी वाला फुलफिल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं आ पाता, उसको आने के लिए एनर्जी लॉस करना पड़ता है। जब एनर्जी लॉस करता है वही हमारे पास सेकेंड एक्सरे होगा या एक्सआरएफ होगा, राइट। उसी को हम क्या करते हैं, वो जब आता है तो डिटेक्टर लगा रहता है कि कितना एनर्जी लॉस किया या वहां से आने में इसको क्या क्या लगा, उसी को हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं डिटेक्टर से। उसमें डिटेक्टर लगा रहता है ना। अब उसके बाद ये इस पे क्या होता है, स्पेक्ट्रोमीटर का ये क्या होता है, एक ग्राफ बनता है इंटेंसिटी और एनर्जी के बीच कि कौन कौन सा एनर्जी का या कौन कौन से हमारे पास क्या हो रहा है, एलिमेंट का पीक बन रहा है। उस पीक एरिया को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं।
फिर हम उसको परसेंटेज वाइज हम निकालते हैं कि भाई कोल में है तो कार्बन का परसेंटेज कितना है, सल्फर का परसेंटेज कितना है, नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, राइट। ये हमारे पास क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। फिर हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं। सैंपल प्रिपेयर करने के लिए आपको कोई भी 100 ग्राम सैंपल लेना है, 20 माइक्रोन तक के क्रश करना है, एक पायलेट बनाना है 10 से 20 ग्राम लेके, फिर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको रखना है। दूसरी तरफ मशीन चालू करना है। चालू करने के बाद सब चीज को ऑन करना है, मशीन, स्टेबलाइजर, चिलर, ठीक। फिर हम मशीन में क्लिक करते हैं, एक सारे सॉफ्टवेयर में जाते हैं और ZX हमारे पास क्या रहता है, एक सॉफ्टवेयर रहता है, उसको डबल क्लिक करते हैं तो फिर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वेट करते हैं। जब हो गया उसके बाद हम क्या करते हैं, एजिंग pH में हम जाते हैं। फिर वो क्या होता है, एडजस्टमेंट करता है, मेथड सेलेक्ट करता है। फिर हम जाते हैं सिंपल में, राइट, सिंपल एनालिसिस में। तब वो क्या होता है, हमको डालना पड़ता है पहले हम रेफरेंस, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा करके आपको सिंपल ID प्लस वेट सब इतना को डालोगे। उसके बाद क्या होता है, वो स्टार्ट एनालिसिस पे क्लिक करते हैं। अब जब एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है तो पूरा रिजल्ट शो होता है कि भाई हाँ, मान लो A का रिजल्ट इतना आया, इसका एलिमेंट ये है, B का एनालिसिस हुआ तो रिजल्ट आया तो इसका एनालिसिस में ये मिला। फिर जब हमको पूरा रिजल्ट मिल गया तो हम जाते हैं फाइल में, सेव करते हैं, फिर बाहर आते हैं, सॉफ्टवेयर से बाहर आते हैं, फिर पूरा मशीन को बंद करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिजली खपत करता है, राइट। तो ये पूरा एनालिसिस हमारा XRF का है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो थोड़ा सा पीछे करिएगा, डेफिनेटली समझ आएगा। ये पूरा वीडियो हम आपको एक याद रखिएगा SOP के तरह से बताए हैं, या तो आप कहीं भी इंटरव्यू दिलाने जा रहे हैं तो भी वहाँ आपको बहुत ही काम आने वाला है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।